नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियांस अकेडमी में। देखिए, हमने कुछ हिंदी के टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक क्लियर करने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या टॉपिक क्लियर करें, अब क्या टॉपिक चलाएं। तो अभी हमने हाल ही में संधि पढ़ा है, उससे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है, उससे पहले हमने पढ़ा है हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला और उपसर्ग और प्रत्यय और संधि विच्छेद जो होते हैं हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे हिंदी भाषा के लिए, क्योंकि इनसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत ही बारीकियों से उठाए जाते हैं और जिनका हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल विस्तृत प्रकार से, विस्तृत रूप से पता होना चाहिए। अब देखिए, हम सोच तो ये रहे हैं कि समास का टॉपिक ले लें, लेकिन समास से पहले एक शब्द भेद का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शब्द जब हम क्लियर कर लेंगे तो हमें समास का भी पता लग जाएगा कि समास क्या होता है और समास को किस प्रकार बनाया जाता है, सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। क्योंकि हमें पता है कि समास के कुछ भेद होते हैं, जैसे अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव। अब देखिए, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, ये जो समास है, कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। इस टाइप के जो समास है ना, इनमें पता है कि अव्ययी भाव, शुरू में अव्यय आ रहा है। अव्यय का मतलब हमें अव्यय या अविकारी पढ़ने होंगे। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पता है जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, उनका लोप हो जाता है। अब हमें कारक चिन्ह पढ़ने होंगे, जिसको हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। अब हम कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य आता है, विशेषण और विशेष्य आता है, और हमारा क्या आता है, उपमेय और उपमान आता है, उपमेय और उपमान आता है। अब देखिए, इन सब बातों को सीखने के लिए हमें शब्द भेद का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, शब्द भेद का, क्योंकि अव्यय और अविकारी शब्द भेद का टॉपिक है। कारक चिन्ह भी समथिंग इसी में आ जाता है, और विशेषण और विशेष्य भी इसी में आता है। तो चलिए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है शब्द भेद। देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि शब्द हमने वर्ण कुछ भी उठाकर रख दिया और दो वर्णों को एक जगह जोड़ दिया तो वो हमारे शब्द हो जाएगा, लेकिन शब्द तब होगा जब उसका कोई एक अर्थ हो। अब देखिए, हमने कहा यहाँ पर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक की बात कर रहा है, शब्द क्या होता है। अब देखिए, एक शब्द, एक वर्ण का शब्द कैसे होता है, देख ली कैसे। यदि हम कभी कभी किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं न, और न का क्या अर्थ होता है हमारा, नहीं। तो देखिए, प्रयोग तो क्या, हमने सिर्फ एक वर्ण या अक्षर, अच्छा अक्षर और वर्ण की बात आ गई है, तो अक्षर और वर्ण में आप थोड़ा सा डिफरेंस करना भी सीख लेंगे। अभी ये हमने प्रयोग किया, इसका अर्थ था नहीं, एक सार्थक अर्थ था हमारा। और भी है, जैसे बना लेते हैं हम कल, क्या है कल, ये किन से बना है, दो वर्णों से मिलकर बना, दो अक्षरों से मिलकर बना। अब देखिए जरा, छोटी सी बात आ भी जाती है कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। देखिए, अक्षर एक ऐसी इकाई है जो बिना स्वर के नहीं बोली जा सकती, और वर्ण बिना स्वर के ही बोला जा सकता। देखिए, हमने अभी लिखा शब्द कल। अब कल में हम कहें कि इसमें अक्षर कितने हैं, अक्षर की गिनती कर लें हम, अक्षर कितने हैं हम इधर लिख लें, वर्ण कितने हैं। अक्षर देखिए क और ल, इसमें हो गए 2, और वर्ण कितने हैं, तोड़ लेते हैं, क प्लस ए प्लस ल प्लस, कितने हो गए, वर्ण हो गए 4। अब देखिए, बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि
अक्षर और वर्ण दोनों का हम लोग तो एक ही समझ लेते हैं कि अक्षर और वर्ण सेम है, लेकिन अक्षर और वर्ण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए जब हम छंद पढ़ते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, वहां पर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए हम यही टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा शब्द चल रहा है। अब देखिए शब्द, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। दूसरा है शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की एक सार्थक इकाई है और एक स्वतंत्र इकाई भी है, और एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कह सकते हैं, जिसका एक निश्चित कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर रख दिया उसका एक अर्थ होगा, ऐसा नहीं है, उसका ना भी हो सकता अर्थ। अब देख लेते हैं शब्द के प्रकार, शब्द भेद। देखिए टेबल के हिसाब से हम सीखेंगे शब्द क्या है। अब देखिए शब्द को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन नहीं आता जो मैं बता रहा हूं। शब्द दो ही प्रकार का हो सकता है, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, अब देखिए निरर्थक शब्द को हम हिंदी में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं उठता। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे हिंदी भाषा से क्वेश्चंस बनते हैं। अब साधारण सार्थक शब्द से पढ़ लेते हैं हम। सार्थक शब्द से कितने प्रकार बने हैं, ये यहां से यहां तक केवल सार्थक शब्द ही पढ़ेंगे हम। देखिए सार्थक शब्द की बात करें, सबसे पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। नंबर 2 है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3 है हमारा प्रयोग या विकार या व्याकरणिक के आधार पर। नंबर 4 है हमारा अर्थ के आधार पर। देखिए हमने शब्दों को सर्वप्रथम दो भागों में बांट लिया, एक सार्थक शब्द एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई एक अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए शब्द हमने ये 4 भागों में बांट लिया है। सबसे पहले मैं यहीं से बता दूं कि क्वेश्चन किस प्रकार आ जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है व्युत्पत्ति या रचना की बनावट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है रचना बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे ज्यादा। प्रयोग या विकार या व्याकरणिक के आधार पर या अर्थ के आधार पर। देखिए सर्वप्रथम हम चलते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। इसके शब्दों के प्रकारों को देखो, जो क्वेश्चन में आते हैं ना हमारे, वो आता है नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज या देसी शब्द, नंबर 4 है हमारा विदेशज या विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं हम इसको।
4 ही हैं जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें केवल 4 प्रकार के ही शब्द होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है ये कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 ही भाग हैं। लेकिन एक अन्य भाग भी है हमारा, अन्य में लिख देता हूं मैं, वो है संकर शब्द। सभी को डिटेल में पढ़ेंगे अभी, पहले इनको सबको आधार पर बांट लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा रूढ़ शब्द, नंबर 2 है हमारा यहां पर यौगिक शब्द, नंबर 3 है हमारा यहां पर योग रूढ़ शब्द। अब देखिए विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो शब्दों को बांटा गया है यहाँ पर 2 आधार पर केवल, विकारी या व्यय शब्द। नंबर 2 है हमारा अविकारी या अव्यय शब्द। अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है एकार्थी शब्द, नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 है समानार्थी या पर्यायवाची, नंबर 4 है हमारा विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो देखिए हमारा शब्दों का वर्गीकरण इस आधार पर हो जाता है। इसको मैं एक साइड को हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द को। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द को पढ़ते हैं। क्या होता है तत्सम? अधिकतर स्टूडेंट्स जानते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तो चलिए तत्सम के बारे में पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, देखिए तत्सम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तत्सम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा कैसे कह सकते हैं हम? जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों, यानी कि एज इट इज, जो क्या त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए या किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए हमारी जो भाषा की एक विकास हुआ हमारी हिंदी भाषा का, वो संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा को हमारी हिंदी भाषा की आदि जननी भी कहा जाता है। और संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा की जो हमारी जननी होती है, वह आपने ये वो देखा होगा कि संस्कृत थी सबसे हमारी प्राचीन, उसके बाद क्या थी पाली, उसके बाद क्या थी प्राकृत, उसके बाद क्या थी अपभ्रंश, और उसके बाद कहीं कहीं अवहट्ट भी देते हैं किताबों में। लेकिन यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपभ्रंश से ही लगाना है, अवहट्ट बहुत कमी से आता है। उसके बाद आता है हमारा हिंदी। अब देखिए
जो शब्द यहाँ संस्कृत भाषा के थे वो बिल्कुल सेम टू सेम हिंदी भाषा में प्रयोग हो गए तो वह कहलाए तत्सम। और अब देखिए तद्भव की और परिभाषा में यहीं पे लिख देता हूं, इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तद्भव शब्द, देखिए तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। किससे होना? संस्कृत से होना। संस्कृत के परिवर्तित शब्द जो अब हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, संस्कृत से बदलकर हिंदी में जो प्रयोग हो रहे हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द। अब देखिए यहां पर कुछ शब्दों का मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हमारा सूर्य है, वायु है, अग्नि है, अश्रु है और अमृत है। अब ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। यही शब्द ये जो हमारी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है इससे परिवर्तित होते होते पहले पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश में आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। अब हम सूर्य को हम अपनी भाषा में, हिंदी की भाषा में हम क्या कहने लगे? सूरज। यहां से यहां तक जो बदल कर हुए, उत्पन्न हुए हैं वह क्या कहलाते हैं? तद्भव। वायु को क्या कहने लगे? हवा। अग्नि को क्या कहने लगे? आग। अश्रु को क्या कहने लगे? आंसू। और अमृत, अमीय। तो ये ऐसे जो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं वह तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा से विकसित होकर यानी कि परिवर्तित होकर जो हमारे यहाँ हिंदी भाषा में पहुंचने लगे वह क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए हम डिटेल में इनको एक अलग टॉपिक बनाएंगे, तत्सम और तद्भव शब्दों का एक क्वेश्चन सीरीज भी लगाएंगे। यहां पर तो हम केवल इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कौन से शब्द की परिभाषा क्या है और किन किन जगहों से वो शब्द आए हैं। अब देखिए इसका तीसरा जो भाग है हमारा वो है देशज। देशज शब्द। देखिए देशज शब्द को दो भागों में तोड़ लेते हैं हम, देश प्लस जय। अर्थात अर्थ हो जाता है देश में जन्मा। इसकी एक अलग से छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हों, उन्हें क्या कहा जाता? देशज। अर्थात हमारे देश में जन्मा हुआ शब्द, जैसे लोटा, पगड़ी, ठेठ, पेट, और एक तो शब्द हैं, काफी हैं। अब देखिए विदेशी शब्दों की बात कर लेते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है तोड़ लेते हैं, विदेश प्लस जय, अर्थात विदेश में जन्मा। देखिए जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे
किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। विदेशज या आगत। आगत का मतलब होता है आया हुआ। देखिए यहां पर बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो हमारे हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से प्रयोग होने लगे हैं। अब उनमें विदेशी भाषाओं में मुख्यतः कौन कौन सी हैं? अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। तो हम कुछ शब्द देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम अरबी भाषा के शब्द एक दो। अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं। अरबी के हैं अजब, अजीब, अजब, अजीब, अदालत, कुर्सी। और हम फारसी भाषा के देख लेते हैं अब शब्द। हमारे जो फारसी भाषा के शब्द हैं आफत, आराम, आवाज, खामोशाबी। अब इसके बाद आते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा के। अंग्रेजी भाषा के शब्दों की शब्द को अधिकतर पहचान रहती है, जैसे रेल, जज, ऑफिस। और शब्द ले लेते हैं एक दो। पेन और कॉपी। अब तुर्की के देख लेते हैं एक दो। तुर्की भाषा के जो शब्द हैं हमारे उर्दू, बहादुर, कैंची, चाकू। ये दोनों शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब है पुर्तगाली के। ये शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है अलमारी, अलमारी। और है आलपिन, काजू और गमला। ये हमारे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हो गए हैं। अब देखिए हमने एक अन्य में लिखा था संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है, वह किस प्रकार बना और हिंदी में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य में है, लेकिन फिर मैं 5वां भाग डाल देता हूं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन 4, 5, 6 या 3 होने पर हमें आंसर 4 का ही देना है। ध्यान से, 5वां नहीं देना है। संकर शब्द देखिए, एक संकर ऐसे लिखा जाता है। यहां संकर किसके लिए है? भगवान के लिए, अर्थात शिव के लिए। और ये शब्द संकर, संकर इसका मतलब है 2 भाषाओं से बना हुआ। संकर शब्द, जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बना है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन से हैं, जैसे छाया दार,
अब इसमें जो छाया शब्द है वह संस्कृत का है, और जो दार जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा शब्द ले लेते हैं रेलगाड़ी। हमारा जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। देखिए जो गाड़ी शब्द है हमारा वह हिंदी भाषा का शब्द है। अब देखिए एक शब्द को प्रयोग करके दो भाषाओं के शब्द को प्रयोग करके एक जगह मिलाकर एक शब्द बना देते हैं जिसको हम संकर शब्द कहते हैं। तो अभी हमने जाना कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में बांटा जाता है। इससे आगे जो हमारा रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर है उसके लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आप इन शब्दों को ध्यान से पूर्वक पढ़ें जिससे कि आने वाला जो हमारा समाज का टॉपिक है बहुत जल्दी और इजीली आसान तरीके से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद।